तो ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोग का ये तो ये हम लोग कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे। लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर दिया, लेंथ फाइंड आउट कर लिया 4.974। और दूसरा जो है एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली क्या है, लेट थीटा इज इक्वल टू, अगर एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द ईच पुली है तो सिचुएशन में साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए R1 प्लस R2 बाई एक्स हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, पुट करने पर 0.225 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 1.95 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0.1667 यहाँ से मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू। तो साइन इनवर्स कर देंगे, इनवर्स करने पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, 9.6 डिग्री में आएगा। और इसको हम वैल्यू को थीटा में पुट अप करेंगे तो 180 प्लस 2 अल्फा करेंगे, 180 प्लस 2 अल्फा तो 180 प्लस 2 इंटू 9.6 कर देंगे तो 199.2 डिग्री आ जाएगा। और थीटा में अगर हमको फाइंड आउट करना है रेडियन में तो 199.2 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.477 हमारा जो रेडियन में जो वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल पूछ सकता है। यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है T1 इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, और T2 अगर टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट है तो हम यहाँ पर पावर ट्रांसमिटेड यानी कि क्या होता है उसका फॉर्मूला T1 माइनस T2 इंटू वी वेलोसिटी, T1 टेंशन माइनस T2 टेंशन इंटू वी वेलोसिटी करो तो पावर ट्रांसमिटेड होता है। हमारे पास अभी T1 की वैल्यू है पर T2 की वैल्यू नहीं है, तो रेशियो ऑफ द बेल्ट टेंशन से हम यहाँ पर 2.3 log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 3.477 वैल्यू पुट अप करने पर म्यू थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8693 आ जाएगी। और log ऑफ T1 by T2 करेंगे तो दैट इज इक्वल 0.8693 डिवाइड बाय 2.3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.378। यहाँ पर log ऑफ T1 by T2 की वैल्यू होगी, और T1 by T2 यानी कि e टू द पावर इसका वैल्यू हो जाएगा तो 2.387 इसकी वैल्यू हो जाएगी, लॉग को यहाँ शिफ्ट करने पर e टू द पावर 0.378 की वैल्यू जो कि 2.387 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो T1 अपॉन 2.387 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 2.387 करने पर 419 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और T1 की वैल्यू जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही था, T1 इज इक्वल टू यहाँ पर हमको गिवन था दैट इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन या 1000 न्यूटन, तो 1000 न्यूटन T1 की वैल्यू होगी और T2 की वैल्यू 419 न्यूटन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि v वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू पाई d1 n1 बाई 60, पाई इंटू d1 इंटू n1 बाई 60, पाई इंटू पाई dn बाई 60 फॉर्मूला होता है। अगर हम ड्राइवर पुली को लेकर के चलें तो पाई d1 n1 बाई 60 हो जाएगा, तो यहाँ से v वेलोसिटी 4.713 हो जाएगी। पावर ट्रांसमिटेड अगर हमको यहाँ पर बोल रहा है, तीसरा टर्म था पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करो, अगर हमारा हमारे जो मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन है वो 1 किलो न्यूटन होगा, और अगर ये रोटेट कर रहा है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, तो यहाँ पर 200 रिवॉल्यूशन को हमने यहाँ पर पुट किया, पाई d1 n1 में पाई इंटू d1 इज इक्वल टू 0.45 इंटू n1 इज इक्वल टू 200 आरपीएम, और 60 यहाँ पुट अप करने पर वेलोसिटी 4.713 मीटर पर सेकंड आई थी। तो यहाँ से पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी वेलोसिटी, ये हमारा फॉर्मूला है। और हमारे पास केवल T1 की वैल्यू थी, T2 की वैल्यू नहीं थी, जो हमको कैलकुलेट करके हमको फाइंड आउट करना पड़ा, और वी वेलोसिटी की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो 1000 माइनस 419 इंटू 4.713 यहाँ पुट अप करने पर पावर की वैल्यू 2738 वाट आ जाएगा, और अगर किलो वाट में देखना है तो फिर 2.3738 किलो वाट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में। यहाँ पर एक टर्म है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंपॉर्टेंट टर्म है। जब अगर बेल्ट कंटिन्यूसली रन करता है पुली में तो उस पोजीशन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। जब हाई वेलोसिटी से बेल्ट अगर रोटेट होता है पुली में तो
उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है और इसके इफेक्ट के कारण टेंशन जो होता है बोथ द साइड इंक्रीज होता है, टाइट साइड में भी इंक्रीज होता है और फ्लैट साइड में भी इंक्रीज होता है। जब जो पुली है वो स्पीड के साथ घूमता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल के कारण जो फोर्स के कारण उसमें एक टेंशन जनरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है वो टेंशन टाइट साइड में भी टेंशन क्रिएट करता है, स्लैक साइड में भी टेंशन क्रिएट करता है जब वो रोटेट होता है तो। और ये जो टेंशन होता है इसे स्पेशली नेम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जनरेट हो रहा है, इस कारण इसको हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नाम देते नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अगर लोअर बेल्ट को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि जिस बेल्ट का 10 मीटर पर सेकंड से लेस देन अगर स्पीड हो तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बहुत स्मॉल होता है। और अगर हायर बेल्ट स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि बेल्ट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में ये जो कंसिडरेबल इफेक्ट होता है और उस टेंशन को हम कंसिडर करते हैं, उसको टेकन इनटू अकाउंट में लेते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर हायर स्पीड होता है तो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है वो क्रिएट होता है, और लोअर स्पीड में भी होता है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है स्मॉल होता है। तो लोअर स्पीड ऑफ द बेल्ट के लिए कम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है, वहीं पर हायर स्पीड ऑफ द बेल्ट के लिए ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जनरेट होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फंडा था। इसमें क्या है कि अगर हम m इज इक्वल टू मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू kg में डिनोट कर रहे हैं, v लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट है मीटर पर सेकंड में, r रेडियस ऑफ द पुली ओवर व्हिच द बेल्ट रन कर रहे हैं अगर रेडियस ऑफ द पुली है, और tc अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं टेंजेंशियली पर, तो उस सिचुएशन पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला जो हो जाता है दैट इज इक्वल टू tc इज इक्वल टू mv स्क्वायर होता है। यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा मास के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर tc सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होगा दैट इज इक्वल टू tc इज इक्वल टू tc में c सब्सक्रिप्ट है, t टेंशन इज इक्वल टू t ऑफ tc इज इक्वल टू mv स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर छोटी सी बात है यहाँ पर कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अगर हम कंसिडर करते हैं टाइट साइड में, तो टाइट साइड के लिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में टोटल टेंशन कितना हो जाएगा Tt1 इज इक्वल टू T1 प्लस Tc। और अगर हम छोटे स्लैक साइड में अगर हम टोटल टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्लैक साइड का टेंशन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Tt2 प्लस इज इक्वल टू T2 प्लस Tc हो जाएगा, T2 टेंशन प्लस Tc हो जाएगा, यानी कि टेंशन T2 जो होगा बेल्ट का उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम टेकन इनटू कंसीडरेशन कर रहे हैं अगर बेल्ट अगर रोटेट हो रहा है दोनों पुलिस में, तो दोनों पुलिस में अगर बेल्ट रोटेट कर रहा है उस सिचुएशन में दोनों बेल्ट पर जो अगर टेंशन T1 लेंगे तो टाइट साइड के लिए टेंशन जो हो जाएगा T1 प्लस Tc हो जाएगा, और स्लैक साइड के लिए टेंशन जो हो जाएगा टोटल सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कंसीडरेशन पे T2 प्लस Tc। तो ये हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब हम दोनों को टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों के लिए कंसीडर कर रहे हैं। पावर ट्रांसमिटेड यहाँ पर जो होता है वो सेम होता है, पावर ट्रांसमिटेड जो होता है दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इनटू v वेलोसिटी, ये पावर ट्रांसमिटेड सेम होता है। यानी कि जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पावर ट्रांसमिटेड में। ये एक छोटी सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। ये इसको एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है पावर ट्रांसमिटेड में। पावर ट्रांसमिटेड के सिचुएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि फॉर्मूला सेम ही रहता है, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इनटू v वेलोसिटी। ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का था। और अगर हाँ हल्का इको हो रहा है सर पूरा आवाज आपको। क्या हो रहा है सर? आवाज पूरा गूंज रहा है सर, इको हो रहा है। इको हो रहा है क्या? यस सर। तो साउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब थोड़ा मोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम तो आएगा यार, जूम मीटिंग उतना अच्छा नहीं है तो क्या करोगे अब। लेकिन जूम में क्लास लेने के लिए बोला गया है हम लोगों को, क्योंकि आप लोग की जो क्लास है उसको रिकॉर्डिंग की जा रही है और इसके रिकॉर्डिंग को आप सेंड किया जा रहा है यूट्यूब में। तो जूम का जानते ही हो कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, पर इसी में क्लास लेने को दिया जा रहा है। अब ठीक है, आवाज आ रही है अब? हाँ सर अब ठीक है। चलो ठीक है। तो
हम लोग कहाँ पर थे, ये द रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन में भी आल्सो भी रिटर्न है। जो ड्राइविंग टेंशन अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसिडर कर रहे हैं तो 2.3 log ऑफ Tt1 माइनस Tc डिवाइड बाय Tt2 माइनस Tc ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू म्यू थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है अगर हम टेंशन रेशियो ऑफ द टेंशन को कंसिडर कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के साथ में। तो वहां पर अगर अगर सिंपल होते तो 2.3 log ऑफ T1 बाई T2 हो जाता, और यहाँ पर अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर कर रहे हैं तो Tt1 माइनस Tc डिवाइड बाय Tt2 माइनस Tc इज इक्वल टू म्यू थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट क्या है, लिटिल कंसिडरेशन को हम कंसीडर करते हैं तो अगर टेंशन जो सिग्मा है, अगर टेंशन टाइट साइड में अगर T1 टेंशन है और स्लैक साइड में अगर T2 टेंशन है, ये हम बोल रहे हैं कि टाइट साइड में अगर हम Tt1 टेंशन ले रहे हैं टोटल टेंशन जो है, और अगर उस सिचुएशन में अगर सिग्मा इज इक्वल टू मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस हो रहा है, मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस सिग्मा है, B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द बेल्ट है, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द बेल्ट है। तो अगर हम जानते हैं कि मैक्सिमम टेंशन जो होता है बेल्ट में T इज इक्वल टू, उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू बी इंटू टी। बी इंटू टी एरिया हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे तो सिग्मा इंटू बी इंटू टी कर देंगे तो टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में T इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू T हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 प्लस C। T1 प्लस C इसका सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा, छोटे छोटे फॉर्मूले में कहीं पर T1 प्लस C ले रहा है, कहीं पर T ले रहा है, T इज इक्वल टू सिग्मा BT है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट करेगा। तो आपको ये फॉर्मूले को एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद फिर अगर कुछ कुछ फॉर्मूले दिए रहते हैं डेटा बुक पे तो हम बताएंगे कि ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, पर जो फॉर्मूले नहीं है तो छोटे छोटे फॉर्मूले को आपको माइंड में ध्यान में रखना होगा आपको। जैसे कि स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स होता है, तो उससे टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू बीटी यूज कर रहा है। ये थोड़े थोड़े लॉजिकल फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम पावर के लिए अगर कंडीशन ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर के ट्रांसमिशन के लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अगर हम जानते हैं कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, T1 माइनस T2 इनटू V वेलोसिटी। यहाँ पर T1 जो होता है टेंशन इन द टाइट साइड है, T2 इज द टेंशन इन द स्लैक साइड है, और V इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट है। तो मैक्सिमम पावर के लिए T इज इक्वल टू 3mv² फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर के लिए। यहाँ पर mv² को अगर मैं TC बोल रहा हूँ, अगर TC से डिनोट कर रहा हूँ, तो T इज इक्वल टू 3TC होता है। 3TC फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर के लिए। हम जानते हैं कि T1 इज इक्वल टू T माइनस TC होता है फॉर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर T माइनस TC में अगर TC इज इक्वल टू T/3 पुट करूंगा तो T1 इज इक्वल टू 2T/3 आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू टेंशन, T1 इज इक्वल टू जो होगा टेंशन इन द टाइट साइड इज इक्वल टू 2 इंटू T/3 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर का जो T टेंशन है तो 2 इंटू T/3 यानी कि 2/3 ऑफ T इज इक्वल टू T1 होता है। दूसरी बात है कि वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर के लिए वेलोसिटी कितनी होती है मैक्सिमम पावर की सिचुएशन में, √T/3m। ये फॉर्मूला है √T/3m, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 3 में हम देखते हैं। लेदर बेल्ट 9 mm into 250 mm is used to drive the cast iron pulley को ड्राइव करने के लिए 900 mm जिसका डायमीटर 900 mm इन डायमीटर एट 336 rpm है। If the active arc on the smaller pulley is 120 degree, active arc जो 120 pulley है 120 degree है, and the stress in the tight side is 2 megapascal है। Find करो power capacity of the belt or the density of the leather may be taken as 980 kg per meter cube। ड्रॉ की वैल्यू दिया हुआ है, and the coefficient of the friction जो दिया हुआ है of the cast iron is equal to 0.35। कास्ट आयरन की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी हुई है, म्यू की वैल्यू 0.35। सबसे पहले हम डेटास को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 9 mm, B इज इक्वल टू 250 mm, D इज इक्वल टू 900 mm यानी कि 0.9 मीटर, N इज इक्वल टू 336 rpm, थीटा इज इक्वल टू 120 into pi by 80 2.1 रेडियन, सिग्मा इज इक्वल टू 2 मेगापास्कल, रो इज इक्वल टू 980 kg per meter क्यूब, म्यू की वैल्यू 0.35। अब हम जानते हैं कि v की वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है πdn/60।
तो यहाँ पर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करके 0.9 इंटू 336/60 करेंगे तो 15.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेड कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू टी, और बी की वैल्यू दी हुई है 0.25 मीटर और टी की वैल्यू थिकनेस दी हुई है 9। तो यहाँ पर 250 मिलीमीटर में लेते हैं तो 250 इंटू 9 कर देंगे तो 2250 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैक्सिमम टेंशन टोटल बेल्ट या फिर टोटल टेंशन इन द टाइट साइड के लिए अगर हमको देखना है तो T इज इक्वल टू TT1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, अभी हम फॉर्मूला में देखे थे तो 2 इंटू 2250 करेंगे तो 4500 न्यूटन मिल जाएगा टेंशन ऑफ द टोटल टेंशन T की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि मास अगर हमको फाइंड आउट करना है तो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी करेंगे, तो यहाँ से मास की वैल्यू B इंटू टी इंटू एल इंटू रो की वैल्यू करेंगे, दैट इज इक्वल टू मास की वैल्यू निकल जाएगी 2.2 kg पर मीटर क्यूब। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर होता है, अभी मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला। तो 2.2 इंटू 15.8 वेलोसिटी πdn/60 से निकाले थे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 550 न्यूटन आ जाएगा। तो टेंशन इन द टाइट साइड अगर हमको फाइंड आउट करना है तो टाइट साइड के लिए टेंशन T1 इज इक्वल टू T माइनस TC होता है, तो 4500 माइनस 550 कर देंगे तो यहाँ से 395850 न्यूटन की वैल्यू निकल जाएगी, टेंशन इन द टाइट साइड की वैल्यू निकल जाएगी। और टेंशन इन द लेफ्ट साइड को कैसे निकालेंगे, रेशियो वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2.3 log ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा से करेंगे, तो जब यहाँ से T1 T2 को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से T1/T2 की वैल्यू 2.085 निकल जाएगा, और T2 इज इक्वल टू T1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से T2 इज इक्वल टू T1/2.085 कर देंगे, तो यहाँ से 1895 न्यूटन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1895 न्यूटन हमारा T2 की वैल्यू निकल जाएगा। जब T1 की वैल्यू निकल गई है दैट इज इक्वल टू 3950, T2 की वैल्यू निकल गई है 1895, तो हमारा पावर ट्रांसमिटेड कैपेसिटी हम जानते ही थे, उसका फॉर्मूला सेम ही होता है, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इनटू V वेलोसिटी। तो 3950 माइनस 1895 कैलकुलेट करने पर इनटू मल्टीप्लाइड में 15.8 वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा 32.47 किलोवाट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड इसमें बेल्ट ड्राइव में डिजाइन और ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। आप को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग यहाँ तक क्लास कंप्लीट हो रही है, आप लोग अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं, 4 मिनट बचे हुए, मैं बोलूंगा आप अगर RS खोरमी पढ़ोगे उसके बाद अगर आप सिगले की बुक पढ़ोगे या फिर VP भंडारी की बुक पढ़ोगे तो आपको समझने में आसान होगा, इसलिए पहले आप RS खुरमी के कॉन्सेप्ट को समझ लो, फॉर्मूला बेस्ड जो समझ लो, उसके बाद आप सिगले की बुक यूज कर सकते हो, टाटा मैकग्रा-हिल की, और उसके बाद आप VP भंडारी की बुक भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं आज की जो क्लास है, और आप लोग का मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। राहुल कुमार, हेलो सर। हाँ बोलो अभिजीत। सर रिकॉर्ड क्यों करते हैं?
रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है, ऊपर से प्रिंसिपल मैडम ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोग के क्लास को रिकॉर्ड किया जाए। तो आप लोग की क्लास को यूट्यूब में अपलोड करने के लिए बोला जाए, तो हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं आप लोग की क्लास को, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सर ऐसा क्यों, यूट्यूब में क्यों रिकॉर्ड वाला डाल रहे? अब वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मैनेजमेंट जो है कोलकाता से हमको जो है वहां से ऑर्डर दिए गए, हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं। क्या कारण है ये नहीं बताया गया है, लेकिन बोला गया है कि आप लोग को क्लास को रिकॉर्डिंग करना है। इसी कारण हम लोग को जूम मीटिंग में लेना पड़ रहा है क्लास को, इसी कारण 40 मिनट से ज्यादा नहीं हो पा रही। नहीं तो आप लोग की क्लास में गूगल मीट में लिया करता, गूगल मीट में लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जितना लंबा ले सको उतना अच्छा है क्लास को गूगल मीट में। लेकिन ये लिमिटेड क्लास है, इसी कारण धर्मेंद्र सर भी आप लोग को जूम मीटिंग में ले रहे होंगे। यस सर। सबकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, धर्मेंद्र सर की क्लास, रवि सर की क्लास, जितने भी सुगन मुंडू सर की क्लास, सब जितने भी प्रोफेसर हैं वो सब लोग अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को। तो आप लोग सिंसियर रहना और अपना अटेंडेंस बना के चलना, नहीं तो आप लोग का अटेंडेंस जो है 75% से कम हो गया तो आप लोग को बैठने नहीं दिया जाएगा मिड सेम में। आप लोग को ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो इशू ध्यान में मत रखना, और आप लोग ये क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लास बस अटेंड करो यार, बाकी आप लोग होशियार हो, आप लोग अपने से पढ़ने की कैपेबिलिटी रखो। और ये आर एस खुरमी के बाद में अगर आप सिगले की बुक पढ़ोगे और वीवी भंडारी की बुक पढ़ोगे तो